हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। जैसा आपको पता होगा कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से लमसम 1-1.5 महीने से मैं क्लास आपकी नहीं ले पा रहा था। तो आप लोगों ने में से अधिकांश बच्चों ने बहुत कोऑपरेट किया, किसी भी तरह से परेशान नहीं किया, तो उसके लिए बहुत बहुत हम थैंकफुल है। अब चूँकि तबीयत ठीक हो चुकी है मेरी और जो लॉस हो चुका है उसका तो अब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अब हमारा 1-1 मिनट आपके लिए रहेगा। तो जो लॉस हुआ है 1-1.5 महीने का, उसको पूरी कोशिश करूँगा कि अक्टूबर में वो लॉस ओवरकम हो जाए। जो पढ़ाई का अपना लॉस हुआ है इस अक्टूबर माह के अंदर ही मैं उसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। आप लोगों ने इतना पेशेंस दिखाया, उसके लिए अगेन हम बहुत थैंकफुल हैं। लास्ट क्लास में जब अपन पढ़ रहे थे तो अपन बात कर रहे थे विमेय विश्लेषण विधि के उपयोग, और अपन ने 2 उपयोग देख लिए थे। एक उपयोग तो अपन ने देखा था कि विमेय विश्लेषण विधि की सहायता से हम कोई भी सूत्र जो दिया गया है उसको चेक कर सकते हैं कि वो सूत्र सही है कि गलत है। दूसरा उपयोग अपन देख रहे थे कि विमेय विश्लेषण विधि के आधार पर हम किसी भी भौतिक राशि का सूत्र बता सकते हैं, या यूं बोल सकते हैं भिन्न भिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। उस पर बस एक न्यूमेरिकल अपन ने देख लिया था। आज अपन उसी पर बस एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। तो क्वेश्चन है, 8 त्रिज्या की एक गेंद द्रव से भरे पात्र में गिर रही है। द्रव के कारण गेंद पर लगने वाला शांत बल F, द्रव के शांतता गुणांक ईटा, गेंद की त्रिज्या r और गेंद के वेग v पर निर्भर करता है। विमेय विश्लेषण विधि के द्वारा द्रव के कारण गेंद पर लगने वाले शांत बल F का आपको सूत्र ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पात्र है जिसमें एक द्रव भरा हुआ है और इस द्रव के अंदर एक गेंद गिर रही है। आपने छोड़ा, गेंद गिर रही है, तो गेंद का वेग v है, गेंद की त्रिज्या r है, और ये जो द्रव है इसका एक गुण होता है जिसको विस्कासिता गुणांक या शांतता गुणांक कहते हैं। और जो लगने वाला बल F है वो गेंद की त्रिज्या, गेंद के वेग v और द्रव के शांतता गुणांक ईटा पर निर्भर करता है। तो आपको क्या करना है, ये जो बल लग रहा है इस बल का सूत्र आपको ज्ञात करना है। तो आप एक बार क्वेश्चन आप अच्छे से रीड आउट कीजिए, फिर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपको पता लगा, क्या पता लगा, द्रव के कारण गेंद पर लगने वाला बल F, द्रव के शांतता गुणांक ईटा, गेंद की त्रिज्या r और गेंद के वेग v पर निर्भर करता है। तो ये बात है कि बल के सूत्र में ईटा भी आएगा, r भी आएगा, v भी आएगा। इसका मतलब जब मैं बल का सूत्र निकालूंगा उस बल के सूत्र में ईटा भी आएगा, r भी आएगा, v भी आएगा। क्यों? क्योंकि बल ईटा, r और v तीनों पर निर्भर करता है। लेकिन क्या नहीं पता लगा कि बल के सूत्र में ईटा की घात कितनी आएगी, r की घात कितनी आएगी, v की घात कितनी आएगी। अगर मेरे को ये पता लग जाता कि बल त्रिज्या की घात 2 पर निर्भर करता है, वेग की घात 3 पर निर्भर करता है, ईटा की घात 1 पर निर्भर करता है, ऐसे में बोल रहा हूं, तो मेरे को बल का सूत्र पता लग जाता। लेकिन मेरे को ये तो पता लग गया कि बल के सूत्र में ईटा, r, v आएंगे, लेकिन ईटा स्क्वायर आएगा, r क्यूब आएगा, v स्क्वायर आएगा, कि v की घात -2 बटा बोले तो बटा v स्क्वायर आएगा। ये मेरे को नहीं पता। मीन्स ये तो पता है ईटा, r, v तीनों आएंगे, लेकिन इनकी कितनी कितनी घातें आएगी ये मेरे को पता नहीं है। तो यही घातें मेरे को निकालनी है। तो मैंने बोला कि माना कि बल ईटा की घात x पर निर्भर करता है, v की घात y पर निर्भर करता है, r की घात z पर निर्भर करता है। तो अपन को ये तो पता लग गया कि बल के सूत्र में ईटा, v और r तीनों के तीनों आएंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि कितनी कितनी घातें आएगी। तो मैंने बोला कि बल ईटा की घात x, v की घात y और r की घात z की क्या है, समानुपाती है। अर्थात बल इन तीनों पर निर्भर करता है।
कितनी कितनी घातों के हिसाब से निर्भर करता है ये अपन को पता नहीं है। अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो एक स्थिरांक आएगा, तो यहाँ के एक स्थिरांक है, लेकिन यह जो के है ये कोई भौतिक राशि नहीं है। क्यों मेरे को पता लगा भौतिक राशि नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरा बल केवल इन तीन ही भौतिक राशियों पर निर्भर करता है, अर्थात बल के सूत्र में केवल ये तीन ही भौतिक राशि आएगी और उसके अलावा कोई अन्य राशि आएगी तो वो कोई एक संख्या होगी, कोई भौतिक राशि नहीं होगी। तो यहाँ के एक अनुक्रमानुपाती स्थिरांक है जो डेफिनेटली क्या है, एक संख्या है, और ये के एक संख्या है तो ये के क्या होगा, विमाहीन होगा। ये के क्या होगा भैया, विमाहीन होगा। तो बल का सूत्र आपके पास ये प्राप्त हुआ। तो अपन सब जानते हैं कोई भी सूत्र कब सही होता है, जब LHS का विमीय सूत्र किसके बराबर होगा, RHS के विमीय सूत्र के। तो अपन सब जानते हैं कोई भी भौतिक सूत्र सही होने के लिए LHS का विमीय सूत्र बराबर RHS का विमीय सूत्र। बल का विमीय सूत्र आप सब जानते हैं M1 L1 T-2, ये सब गुणा में है तो इनके विमीय सूत्र भी आपस में गुणा में हो जाएंगे। तो ये हो गया M1 L1 T-2 के एक संख्या है जो कि क्या है, विमाहीन होगी, और विमाहीन है तो के का विमीय सूत्र कितना होगा, 1। ईटा श्यानता गुणांक या विस्कासिता गुणांक, तो आप फटाफट बताइए विस्कासिता गुणांक का क्या विमीय सूत्र होता है। तो आपको याद नहीं है तो आप नोट्स में देखिएगा, इसका विमीय सूत्र होगा M1 L-1 T-1 घात x, वेग का विमीय सूत्र L1 T-1 घात y, त्रिज्या का विमीय सूत्र L की घात 1, क्योंकि त्रिज्या लंबाई होती है। तो m की घात 1, L की घात 1, t की घात -2। घात पर घात होगी तो घातें क्या होगी, गुणा। तो m की घात x, L की घात -x, t की घात -x, L की घात y, t की घात -y, L की घात z। L की घात क्या हो गया, z हो गया। ठीक है, तो m की घात 1, L की घात 1, t की घात -2, ये सब आपस में गुणा में, और आपस में गुणा में तो आधार समान होते तो घातें जुड़ जाती है। यहाँ m है और कई जगह m है नहीं है भैया, तो m की घात x, ये l, ये l और ये l, तीन जगह l है तो l की घात क्या हो जाएगा, -x प्लस y प्लस z। आधार समान होंगे तो घातें जुड़ जाएंगी, और t यहाँ पर भी t है, यहाँ पर भी t है, तो क्या हो जाएगा, t की घात -x -y। ठीक है भैया। अब ये और ये आपस में बराबर है, ये और ये आपस में बराबर है, और पता लगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में m आ रहा है, l आ रहा है, t आ रहा है, तो ये और ये आपस में बराबर तभी हो सकते हैं जब दोनों तरफ m की घात, l की घात और t की घात समान हो। तो m l t की घातों की अगर आप तुलना करेंगे, m l तथा t की घातों की तुलना करने पर, तो अपन ने m की घात की तुलना की, दोनों तरफ m की घात सेम होनी चाहिए, तो m की घात x है, इधर m की घात 1 है, तो x बराबर कितना हो गया, 1। इधर l की घात कितनी है, -x प्लस y प्लस z, और इधर l की घात कितनी है, 1, तो ये बराबर हो गए। दोनों तरफ t की घात समान होनी चाहिए, तो -x -y का वैल्यू कितना हो गया, -2। x की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहां लिख दो x की वैल्यू -1 -y इक्वल टू -2, ये -1 उधर जाएगा तो +1 -2 +1 -1 माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू 1। x का मान आपको प्राप्त हो गया, y का मान प्राप्त हो गया, x और y का मान यहां रख दें। x का मान कितना है, ये -x है तो -1, y का मान 1 प्लस z बराबर 1, 1 से 1 कैंसिल, तो z का वैल्यू कितना आ गया, 1। तो अपन को x y z तीनों का वैल्यू मिल गया, x y z का वैल्यू अपन यहां रख दें, तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, बल प्राप्त हो जाएगा।
तो F बराबर कितना हो जाएगा K ईटा की घात x, ईटा की घात x, x की वैल्यू कितनी हो गई 1, v की घात y, y की वैल्यू कितनी हो गई 1 और r की घात z की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो F बराबर हो गया K ईटा v r। तो ये शान बल का आपको सूत्र प्राप्त हो गया। ठीक है, अब अपन इस पर बस फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस तरह से अपन बीमीय विश्लेषण विधि की सहायता से भिन्न भिन्न भौतिक राशियों के मध्य पर संबंध स्थापित कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। तनी हुई डोरी में तो एक बार क्वेश्चन को रीड आउट करिए आप लोग अच्छे ढंग से। तो आप पाएंगे क्वेश्चन बोल रहा है तनी हुई डोरी में उत्पन्न तरंग की आवृत्ति n। एक डोरी है जिसको दोनों सिरों से आपने बांध दिया। अब अपन ने डोरी को पकड़ के खींचा तो ये डोरी क्या करती है, ऊपर नीचे कंपन करती है। तो डोरी में जो तरंग उत्पन्न होगी उसकी आवृत्ति n, डोरी की लंबाई l, डोरी के तनाव T और इस डोरी की इकाई लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। तो अपन को क्या करना है, डोरी में उत्पन्न तरंग की आवृत्ति n का सूत्र ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन बोलता है कि आवृत्ति n, डोरी की लंबाई l, तनाव T और इकाई लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। तो यह बात तय है कि इस आवृत्ति के सूत्र में L भी आएगा, T भी आएगा, M भी आएगा। तो ये कंफर्म है कि आवृत्ति के सूत्र में L भी आएगा, T भी आएगा, M भी आएगा। लेकिन अपन को ये नहीं पता कि आवृत्ति के सूत्र में L, T और M की कितनी कितनी घातें आएंगी। तो माना कि जो आवृत्ति n है वो लंबाई की घात x पर निर्भर करती है, तनाव T की घात y पर निर्भर करती है और इकाई लंबाई के द्रव्यमान m की घात z पर निर्भर करती है। मीन्स माना कि आवृत्ति के सूत्र में L की घात x आएगी, T
टी की घात y आएगी, r की घात z आएगी। अगेन मैं बोल रहा हूं ये तो पता लग गया, क्वेश्चन ने बोल दिया ये तो क्या n के सूत्र में l t और n तीनों के तीनों आएंगे, लेकिन फिर भी हमको सूत्र नहीं पता। तो क्यों नहीं पता? क्योंकि अपन को ये नहीं पता कि ये इनकी कितनी कितनी घात आएगी। मीन्स n t की घात 2 पर निर्भर करेगा, सॉरी n t की घात 2 पर निर्भर करेगा, कि t की घात 3 पर निर्भर करेगा, कि t की घात -1 पर निर्भर करेगा। तो अपन को ये नहीं पता कि इनकी कितनी कितनी घातें आएगी। तो माना कि कितनी कितनी घातें आएगी, l की घात x आएगी, t की घात y आएगी, m की घात z आएगी। अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो हमेशा क्या आएगा? एक स्थिरांक आएगा। तो यहाँ k एक स्थिरांक है, चूंकि ये k एक संख्या है, क्योंकि यह कोई भौतिक राशि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन बोलता है कि n के सूत्र में केवल 3 ही भौतिक राशि आएंगी, बाकी अन्य चीजें आएंगी तो वो केवल क्या होगी? एक संख्या होगी। तो k एक संख्या है और संख्या है तो क्या होगा? विमाहीन होगा। आप सब जानते हैं कोई भी भौतिक सूत्र कब सही होगा? जब LHS का विमेय सूत्र बराबर RHS का विमेय सूत्र। तो LHS का विमेय सूत्र बराबर RHS का विमेय सूत्र, L की घात x, T की घात y, M की घात z। ठीक है। आवृत्ति का विमेय सूत्र बताओ कितना आएगा? T की घात -1। ये सब आपस में गुणा है तो इनके विमेय सूत्र भी गुणा में हो जाएंगे। L की घात x, T की घात y का विमेय सूत्र और M की घात z का विमेय सूत्र। तो ये T की घात -1 बराबर k तो विमाहीन है और विमाहीन है तो k का विमेय सूत्र कितना होगा? 1। L लंबाई है, लंबाई का विमेय सूत्र कितना होगा भैया? L की घात 1 और चूंकि इसकी घात x है तो होल घात x। T तनाव है। अब ये जो T तनाव है, ये T तनाव बहुत कंफ्यूजन देता है। जैसे तनाव बोलते हैं तो बच्चा इस T को क्या ले लेता है? पृष्ठ तनाव। T इसको बच्चा क्या ले लेता है? इसको T को पृष्ठ तनाव। नहीं, जब आपको बोला जाता है कि डोरी में तनाव, डोरी खींची हुई है, तो इसका मतलब पृष्ठ तनाव नहीं होता। और पहली बात, पृष्ठ तनाव द्रव के लिए आता है तो उसके लिए नहीं आता। तो यहाँ जो तनाव है बेसिकली ये क्या है? तनाव बल। तो 90% बच्चे तनाव को पृष्ठ तनाव समझते हैं। पृष्ठ तनाव अलग चीज है। तनाव बोले तो जब अपने खींच दिया वो तन गया तो उस डोरी के अंदर कितना बल उत्पन्न हुआ। तो T का मतलब क्या है? तनाव बल, अर्थात क्या है? बल। और बल है T अगर बल है तो बल का विमेय सूत्र M की घात 1, L की घात 1, T की घात -2 और चूंकि T की घात y है तो होल घात y। अब फिर इस M की बात करते हैं तो अगेन बच्चा सोचता है M क्या है? इकाई लंबाई का द्रव्यमान, अर्थात बच्चे सोचते हैं कि M द्रव्यमान है और द्रव्यमान है तो वो क्या कर देते हैं? M का विमेय सूत्र M की घात 1 लिख देते हैं। लेकिन गौर फरमाइए, ये जो स्मॉल m मैंने लिखा है ये द्रव्यमान तो है, लेकिन ये क्या है? इकाई लंबाई का द्रव्यमान। क्या है ये? इकाई लंबाई का द्रव्यमान। इकाई लंबाई का द्रव्यमान से मतलब समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये डोरी है, इसकी लंबाई कितनी है? L। लंबाई कितनी है? L। और माना कि इस पूरी डोरी का द्रव्यमान कितना है? कैपिटल M। तो अपन बोलेंगे L लंबाई का द्रव्यमान कैपिटल M, तो इकाई लंबाई का द्रव्यमान कैपिटल M अपॉन L। और जब भी इकाई आता है, इकाई के लिए निकालना है, हमेशा क्या करना पड़ता है? भाग। ये बचपन में शायद सेकंड थर्ड क्लास में समझा दिया गया आपको। फर्स्ट क्लास में 5 पेंसिल 50 रुपए की आती है तो एक पेंसिल 50/5 क्या करना पड़ा? भाग देना पड़ा। 5 किलो एप्पल लेकर आए, 100 रुपए के लाए, तो बताओ 1 किलो एप्पल कितने के आएंगे? 100/5। तो ये दिमाग में बिठा लेना, जब भी इकाई के लिए, इकाई मतलब बोले तो 1, जब भी इकाई के लिए निकालना है क्या करना पड़ता है? भाग देना पड़ता है। 10 टॉफी 5 बच्चों को बांटी तो बताओ 1 को कितनी मिली? 10 टॉफियां 5 बच्चों को बराबर बराबर बांटी तो बताओ 1 को कितनी मिली? तो जब भी 1 के लिए निकालना क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तो L लंबाई का द्रव्यमान M था तो इकाई लंबाई का द्रव्यमान M अपॉन L, और इकाई लंबाई के द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित किया? स्मॉल m से। तो स्मॉल m क्या है? द्रव्यमान बटा लंबाई। और जब स्मॉल m द्रव्यमान बटा लंबाई है तो स्मॉल m क्या है? डोरी का
द्रव्यमान बटा डोरी की लंबाई। तो स्मॉल m का v में सूत्र क्या होगा, द्रव्यमान का v में सूत्र बटा लंबाई का v में सूत्र कितना आएगा, m की घात 1 l की घात -1। तो ये बहुत ब्लंडर होता है बच्चों को, क्योंकि वो सोचते हैं m द्रव्यमान है, द्रव्यमान तो है लेकिन इकाई लंबाई का है, अर्थात स्मॉल m निकालने के लिए द्रव्यमान में लंबाई का भाग देना पड़ेगा, और भाग देना पड़ेगा तो v में सूत्र बनेगा m की घात 1 l की घात -1 होल घात कितनी है z। अब आप इसको थोड़ा सा संख्यात्मक रूप से समझे। मान लीजिए डोरी की लंबाई 5 मीटर है और डोरी का द्रव्यमान कितना है भैया, 10 किलोग्राम। कितना है, 10 किलोग्राम। तो अपन बोलेंगे 5 मीटर का द्रव्यमान 10 किलोग्राम, तो 1 मीटर अर्थात इकाई लंबाई का द्रव्यमान कितना होगा, 10 किलोग्राम बटा 5 मीटर। तो ये कितना आएगा, 2 किलोग्राम पर मीटर। तो किलोग्राम का v में सूत्र m की घात 1, लंबाई का l की घात 1, ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा, l की घात -1। तो ये आएगा इकाई लंबाई का द्रव्यमान। तो इकाई लंबाई के द्रव्यमान में लंबाई का भाग देना पड़ेगा, तो v में सूत्र बनेगा m की घात 1 l की घात -1। ठीक है साहब। तो ये t की घात -1 हो गया, घात पर घात हो तो घातें गुणा होती है, l की घात x, ये कितना हो जाएगा, m की घात y, l की घात y, t की घात -2y, m की घात z, l की घात -z। तो t की घात -1, यहाँ और कोई m है, हाँ ये दो m है, तो m की घात y प्लस z, ये l है, ये l है, ये l। आधार समानों और राशियां गुणा में होते तो घातें जुड़ जाती है। l की घात कितना होगा, x प्लस y माइनस z। अब क्या बचा, t बचा, तो यहाँ t कितना है, t की घात -2y। अब बात आती है यार, इधर तो ये और ये बराबर है, लेकिन इधर तो m और l आ रहे, इधर तो m और l नहीं आ रहे। तो भैया कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, इधर m और l ले आते हैं, इधर m की घात 0 l की घात 0 लिखते। अरे किसी की भी घात 0, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो m की घात 0 1, l की घात 0 1, 1 इंटू 1 को t की घात -1 से गुणा करूंगा, t की घात -1 क्या जाएगा, तो लिखा जा सकता है। तो ये और ये आपस में बराबर है, तो ये और ये आपस में तभी बराबर हो सकते हैं जब दोनों तरफ m की घात सेम, जब दोनों तरफ l की घात सेम, और जब दोनों तरफ t की घात सेम होगी। तो दोनों तरफ m l t की घातों की तुलना करने पर y प्लस z इक्वल टू कितना हो गया, 0। l की घात की तुलना करें, x प्लस y माइनस z इक्वल टू कितना हो गया, 0। -2y इक्वल टू कितना हो गया, -1। ठीक है साहब। यहां से माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। y इक्वल टू 1/2 यहां लिखूंगा, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/2। थोड़ी बहुत तो मैथमेटिक्स आती होगी। y और z का मान यहां रख दें यहां पर, तो x प्लस y, y की वैल्यू कितनी है, 1/2, माइनस z की वैल्यू कितनी है, -1/2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, आधा आधा मिलेगा तो 1, तो x प्लस 1, तो उधर जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1। तो अपन ने क्या करा, m की घात, l की घात और t की घात की तुलना करके 3 समीकरण आ गए, और इन 3 समीकरणों की सहायता से अपन ने x, y और z तीनों के मान निकाल लिए। ये 3 ही तो अज्ञात राशियां थी, तो m, l और t की घातों की तुलना करके 3 समीकरण आई, और उन 3 समीकरणों से अपन ने इन तीनों अज्ञात राशियों के मान ज्ञात कर लिए। अब x, y, z का मान उठा के यहाँ पर पटक देते हैं, तो अपन x, y, z का मान उठा के यहाँ पर पटकते हैं, तो t इक्वल टू n इक्वल टू क्या आएगा, k, l की घात x, l की घात x की वैल्यू ढूंढो कितनी आई, -1, t की घात y, t की घात y, y की वैल्यू ढूंढो 1/2, और m की घात z, m की घात z -1/2। तो ये आपके पास संबंध आ गया, लेकिन इस संबंध में घाते माइनस मानी, मेरे को घाते माइनस में अच्छी नहीं लगती,
तो मैं क्या करूं, एल की घात -1 के नीचे ले जाऊंगा तो एल की घात +1 हो जाएगी। घात +1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। टी की घात 1/2 और ये एम की घात नीचे जाएगा तो एम की घात भी 1/2। टी और एम दोनों की घात 1/2 है तो अपन इसको टी बटा एम की होल घात 1/2 लिख सकते हैं। कोई तकलीफ? घात 1/2 का मतलब क्या होता है? अंडर रूट, तो अंडर रूट टी अपॉन एम। तो ये डोरी में उत्पन्न तरंग की आवृत्ति का आपको सूत्र प्राप्त हो गया, जो कि डोरी की लंबाई L, डोरी में उत्पन्न तनाव T और डोरी की इकाई लंबाई के द्रव्यमान M पर निर्भर करती है। ठीक है, ये विमीय विश्लेषण विधि का दूसरा उपयोग हुआ। अब अपन बात करते हैं विमीय विश्लेषण विधि के तीसरे उपयोग के बारे में। तो विमीय विश्लेषण विधि का तीसरा उपयोग है भौतिक भौतिक राशियों के आंकिक मान को, बोले तो परिमाण को, एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। वैसे ये काम अपन बचपन से करते आ रहे हैं, कोई नया काम नहीं, लेकिन उसी काम को हम विमीय विश्लेषण विधि की सहायता से करेंगे। कहना क्या चाह रहा हूं, जैसे मान लीजिए अपन ने किसी चीज की लंबाई नापी, वो लंबाई आई 5 मीटर। किसी चीज की लंबाई नापी, वो लंबाई कितनी आई? 5 मीटर। तो अपन ने लंबाई नापी 5 मीटर में, अर्थात मात्रक कौन सा यूज किया? मीटर यूज किया। ठीक है, तो अपन ने कौन सी मापन पद्धति यूज की? MKS, या अपन बोल सकते हैं SI सिस्टम यूज किया। लेकिन अगर आपसे कोई बोलता कि नहीं भैया, आप किसी चीज को हम CGS में नापते, बोले तो लंबाई सेंटीमीटर में नापते, तो अपन को पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो कितनी लंबाई आती? 500 सेंटीमीटर। तो अपन ने क्या करा? मापन पद्धति चेंज की, मीटर की जगह क्या यूज किया? सेंटीमीटर। तो मीटर की जगह जैसे मैंने सेंटीमीटर यूज किया, आंकिक मान 5 से बदल के कितना हो गया? 500। तो अपन ये काम बचपन से करते आ रहे हैं। जैसे अपन बोलते हैं, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान नापा और वह द्रव्यमान आया 5 किलोग्राम, अगर इसी द्रव्यमान को मैं ग्राम में नापता तो कितना आया था? अपन फटाफट बोल देते हैं कितना था? 5000 ग्राम आता, क्योंकि अपन जानते हैं 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो अपन ने बचपन से ही काम किया है कि अगर अपन मात्रक चेंज करेंगे, बोले तो मापन पद्धति चेंज करेंगे, तो उसका आंकिक मान चेंज हो जाएगा। तो ये काम अपन ने बचपन से किया हुआ है। इसी तरह से आपसे बोला जाता था कि भाई एक कार 54 किलोमीटर पर आवर से गति कर रही है। अगर 54 किलोमीटर पर आवर से गति कर रही है, लेकिन अगर लंबाई मीटर में और समय सेकंड में नापा जाता तो कार की चाल बताइए। तो अपन सब जानते हैं 54 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। और 1 आवर में कितने सेकंड? 3600 सेकंड। 2 जीरो कटे, ठीक, 68 या 54, 68 उनकी 26, 5 बार, तो कितना आ गया? 15 मीटर पर सेकंड। तो अपन ने जैसे ही मापन पद्धति चेंज की तो आंकिक मान चेंज हो गया। तो ये काम अपन ने बचपन से किया हुआ है, लेकिन अपन को इसी काम को अपन को किसकी सहायता से करना है? यहाँ पर विमीय विश्लेषण विधि की सहायता से भौतिक राशि के आंकिक मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। मीन्स जब आप मात्रक चेंज करेंगे
तो नई पद्धति में उसका आंकिक मान कितना होगा। अपन ने तो निकाला 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर हो गए, लेकिन अपन को वी में विश्लेषण विधि की सहायता से यहाँ निकालना है कि अगर लंबाई सेंटीमीटर में नापी जाती तो अब लंबाई का मान बताओ कितना आएगा। तो अपन को इसी चीज को वी में विश्लेषण विधि की सहायता से निकालना है। हाँ, अब एक बात देखिएगा, एक खास बात क्या है, आपने लंबाई नापी 5 मीटर, लेकिन अगर आप इसको सेंटीमीटर में नापते तो 500 सेंटीमीटर, आप इसको मिलीमीटर में नापते तो कितना था 5000 मिलीमीटर। तो गजब की बात पता है क्या है, आपने मापन पद्धति चेंज की, मात्रक चेंज किया तो पता लगा अरे आंकिक मान भी चेंज हो गया। लेकिन एक खास बात पता है क्या है, 5 मीटर 500 सेंटीमीटर के बराबर है और 500 सेंटीमीटर बोले तो 5 मीटर 5000 मिलीमीटर के बराबर है। मीन्स मात्रक चेंज करते हैं तो आंकिक मान इस तरह से चेंज होता है कि आंकिक मान और मात्रक का गुणन, आंकिक मान और मात्रक का गुणन, आंकिक मान और मात्रक का गुणन क्या रहता है, बराबर रहता है। तो 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदला तो आया तो 5000 है, लेकिन ये 500 आया, लेकिन ये 500 सेंटीमीटर 5 मीटर के ही बराबर है। गौर फरमाइएगा। एक बात मेरे को बताओ, मीटर बड़ा मात्रक कि सेंटीमीटर बड़ा मात्रक? मीटर तो शायद 3 फीट के आसपास का होता होगा, यह 1 मीटर है, और सेंटीमीटर तो इतना सही होता है, मिलीमीटर तो इससे भी और छोटा होता है। तो पता लगा अगर अपन बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में जाते हैं तो आंकिक मान बढ़ जाता है। अर्थात मात्रक अगर आप छोटा करेंगे तो आंकिक मान बढ़ेगा, लेकिन आंकिक मान और मात्रक का गुणन सदैव क्या रहेगा, बराबर रहेगा। आप फिर गौर फरमाइए, 5 किलोग्राम को जब ग्राम में बदला तो बड़ा मात्रक कौन सा है, किलोग्राम बड़ा मात्रक है कि ग्राम बड़ा मात्रक है? तो आप बोले सर ये क्या बेवकूफ पत्ती का क्वेश्चन पूछ रहे हो, किलोग्राम बड़ा मात्रक है। तो आप गौर फरमाइएगा, जैसे बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में गया आंकिक मान क्या हो गया, बढ़ गया। उल्टा भी बोल सकता हूं, ग्राम से किलोग्राम में जाऊंगा, मैं बोलो 5000 ग्राम में, बताओ किलोग्राम में कितना आएगा। तो जैसे 5000 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा, 5 किलोग्राम। तो अपन बोल सकते आंकिक मान मात्रक का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। बड़े मात्रक के लिए आंकिक मान छोटा और छोटे मात्रक के लिए आंकिक मान बड़ा होगा। लेकिन जब अपन एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में जाते हैं तो आंकिक मान तो बदलता है, आंकिक मान तो बदलता है, लेकिन आंकिक मान और मात्रक का गुणन क्या रहता है, सदैव बराबर रहता है। ये तो मैंने आपको एक उदाहरण लंबाई और द्रव्यमान लेके बताया, ऐसा बाकी सभी किसी भी भौतिक राशि के लिए हो सकता है। तो मान लीजिए कोई भौतिक राशि है, उसका प्रथम पद्धति में मात्रक क्या है, U1, कोई सी भी हो सकती है, मैंने बोला मात्रक U1 है और प्रथम पद्धति में आंकिक मान कितना है, N1। मैंने इसका मापन पद्धति चेंज की तो माना कि नई मापन पद्धति में उसका मात्रक कितना है, N2। मापन पद्धति चेंज की तो आंकिक मान भी चेंज होगा, नई मापन पद्धति में उसका मात्रक है U2। मापन पद्धति चेंज की तो आंकिक मान चेंज होगा और नई पद्धति में उसका आंकिक मान कितना है, N2। लेकिन आंकिक मान और उसके मात्रक का गुणन सदैव क्या रहेगा, बराबर। 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर। तो कोई भौतिक राशि है जिसका प्रथम पद्धति में मात्रक U1 है, आंकिक मान N1 है, उसी भौतिक राशि का दूसरी पद्धति में मात्रक U2, आंकिक मान N2 है। तो मापन पद्धति चेंज हुई, मात्रक चेंज हुआ तो आंकिक मान भी चेंज होगा, लेकिन आंकिक मान और मात्रक का गुणन क्या रहेगा, समान रहेगा। तो N1 U1 बराबर कितना हुआ, N2 U2। तो N1 U1 बराबर N2 U2 हो गया, ठीक है कि नहीं बात। अब माना कि जिस भौतिक राशि को आप नाप रहे हो उस भौतिक राशि की द्रव्यमान में विमा A, द्रव्यमान में विमा A, लंबाई में विमा B
और समय में विमा सी है। जिस भौतिक राशि को मैं नाप रहा हूं उसकी द्रव्यमान में विमा ए, लंबाई में विमा बी और समय में विमा सी है। तो किसी भी भौतिक राशि की विमाएं क्या होती है, विमाओं की परिभाषा बताइए आप मेरे को। किसी भी भौतिक राशि की विमाएं वे घाते हैं जिसे उस भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए कहां चढ़ाते हैं, मूल मात्रकों में चढ़ाते हैं। तो यदि किसी भौतिक राशि के द्रव्यमान में विमा ए, लंबाई में विमा बी और समय में विमा सी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उस भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए द्रव्यमान के मात्रक पर ए की घात, लंबाई के मात्रक पर बी की घात और समय के मात्रक पर क्या करनी पड़ेगी, सी की घात चढ़ानी पड़ेगी। तो उस भौतिक राशि का जो मात्रक होगा m की घात a, l की घात b और t की घात c होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में एक तकलीफ है। क्या तकलीफ है कि हम इस क्वेश्चन में उस भौतिक राशि को दो पद्धतियों में नाप रहे हैं, एक प्रथम पद्धति एक दूसरी पद्धति। मतलब फिर समझिएगा, लंबाई नापी 5 मीटर आई, अगर सेंटीमीटर में नापते तो कितनी आती, 500 सेंटीमीटर। मीटर भी लंबाई का मात्रक है, सेंटीमीटर भी लंबाई का मात्रक है। लंबाई के मात्रक को अपन जनरली किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से। तो इस प्रश्न के अंदर लंबाई मीटर भी आएगा, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर भी आएगा। तो मैं यहां पर आपको बोलता था एम क्या है, द्रव्यमान का मात्रक, एल क्या है, लंबाई का मात्रक, टी क्या है, समय का मात्रक। तो अगर मैं यहाँ केवल एल, टी और एम लिखता हूं तो ये एल लंबाई का मात्रक है। अब लंबाई का मात्रक है तो लंबाई का मात्रक मैं मीटर लिखूं कि सेंटीमीटर लिखूं, ठीक है, ये मेरे को पता नहीं लग पाएगा। तो इस क्यों पता नहीं लग पा रहा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में भौतिक राशियों को अपन एक पद्धति के साथ साथ दूसरी पद्धति में भी नाप रहे हैं। जैसे अपन ने किसी बल को नापा, एमकेएस में भी नापा, और अब हम बोलते हैं अगर मैं सीजीएस में नापता तो क्या होता। तो बल को अगर मैंने एमकेएस में नापा तो इसका मतलब मैंने द्रव्यमान का मात्रक क्या लिया होगा, किलोग्राम, लंबाई का मात्रक क्या लिया होगा, मीटर, समय का मात्रक क्या लिया होगा, सेकंड। अब मेरे से प्रश्न में पूछा कि अगर मैं इसको सीजीएस में नापता तो मान बताओ। तो अगर सीजीएस में नापूंगा तो द्रव्यमान का मात्रक क्या आएगा, ग्राम। तो यहाँ द्रव्यमान के दो मात्रक हो गए, एक तो किलोग्राम हो गया जो प्रथम पद्धति में, और एक होगा ग्राम जो दूसरी पद्धति में। लंबाई प्रथम पद्धति में मीटर, दूसरी पद्धति में सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहाँ लंबाई के मात्रक को केवल एल से लिखूंगा तो मेरे को पता नहीं लग पाएगा कि ये मीटर लिखूं कि सेंटीमीटर लिखूं। इसी तरह से एम द्रव्यमान लिखता हूं तो ये पता नहीं लग पाएगा कि किलोग्राम लिखूं कि ग्राम लिखूं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए अपन क्या करें कि अगर आप प्रथम पद्धति में मात्रक लिखना चाह रहे हैं तो आप एम को एम नहीं लिखकर M1 लिख दें, एल को एल नहीं लिखकर L1 लिख दें, टी को टी नहीं लिखकर T1 लिख दें। अर्थात प्रथम पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रक को क्रमशः M1, L1, T1 लिख दें, ताकि M1 क्या होगा, M द्रव्यमान का मात्रक, कौन सी पद्धति में, प्रथम पद्धति में। मतलब समझिएगा, तो अगर मैं प्रथम पद्धति में भौतिक राशि का मात्रक लिखना चाह रहा हूं U1, तो U1 क्या होगा, M1 की घात A, L1 की घात B, T1 की घात C। बोले तो प्रथम पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई, समय के मात्रकों को मैंने क्रमशः M1, L1, T1 से बता दिया। अब कहीं M1 लिखा आ गया, M तो द्रव्यमान का मात्रक और ये 1 बोल रहा है कौन सी पद्धति में, प्रथम पद्धति में। तो मेरे को ये क्लियर हो जाएगा कि प्रथम पद्धति में द्रव्यमान किसमें नापा गया, उस हिसाब से मैं M1 लिख दूंगा। इसी तरह से दूसरी पद्धति में इस भौतिक राशि का मात्रक कितना हो जाएगा, M2 की घात A, L2 की घात B, T2 की घात C। अर्थात दूसरी पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रकों को क्रमशः M2, L2 और T2 से प्रदर्शित कर देंगे। आप फिर गौर फरमाइएगा, एक ही भौतिक राशि को अपन दो अलग अलग मापन पद्धतियों में नाप रहे हैं, तो दो अलग अलग मापन पद्धतियों में नाप रहे हैं। तो प्रथम पद्धति में द्रव्यमान अलग मात्रक में नापा गया होगा, दूसरी पद्धति में अलग मात्रक में नापा गया होगा। तो अगर मैं द्रव्यमान के मात्रक को केवल कैपिटल M लिखूंगा तो इससे मेरे को पता नहीं लग पाएगा कि मैं कौन सी पद्धति की बात कर रहा हूं। तो अलग अलग पद्धति के लिए प्रथम पद्धति के लिए 1 यूज कर लिया और दूसरी पद्धति के लिए 2 यूज कर लिया। अब यहाँ पर मान भर देते हैं, N1 M1 की घात A, L1 की घात B,
T1 की घात C। U1 का मान यहां भर दिया, इसी तरह से U2 का मान यहां भर देंगे। N2 M2 की घात A, L2 की घात B और T2 की घात C। तो N2 इक्वल टू कितना हो गया, N1 M1 की घात A, L1 की घात B, T1 की घात C। नीचे ये आएगा तो M2 की घात A, L2 की घात B, T2 की घात C, इन दोनों की घात A है। तो N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, N1 M1 बटा M2 की घात A, L1 बटा L2 की घात B, T1 बटा T2 की घात C। तो अब मेरे को प्रथम पद्धति में भौतिक राशि का आंकिक मान पता है, मेरे को प्रथम पद्धति में पता है द्रव्यमान लंबाई समय में किसमें नापे गए। दूसरी पद्धति में मेरे को ये भी पता है द्रव्यमान लंबाई समय किसमें नापे गए। तो इस सूत्र की सहायता से मैं दूसरी पद्धति में भौतिक राशि का क्या निकाल लूंगा, आंकिक मान निकाल लूंगा। अब अपन इसको एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं, तभी आपको बात समझ में आ पाएगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं। एक कार 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से गति कर रही है। यदि लंबाई मीटर तथा समय सेकंड में नापा जाए तो कार की चाल ज्ञात कीजिए। तो ये V में विश्लेषण विधि द्वारा ज्ञात करनी। वैसे तो अपन सिंपल भी कर सकते हैं, किलोमीटर को मीटर में और R को सेकंड में बदल लो, फटाफट अपने पास आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अपन को V में विश्लेषण विधि से करना है। तो V में विश्लेषण विधि से करने के लिए आपके पास सूत्र है N2 बराबर N1 M1 बटा M2 की घात A, L1 बटा L2 की घात B और T1 बटा T2 की घात C। अर्थात N2 पता होने करने के लिए आपको N1 A B C और ये पता होना चाहिए M1 M2 L1 L2 T1 T2 क्या है। तो सबसे पहले अपन ABC पता करते हैं। ABC क्या है, उस भौतिक राशि की क्रमशः द्रव्यमान लंबाई और समय में विमान। तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन करने से पहले अपन को ये देखना पड़ेगा कि कौन सी भौतिक राशि की बात करें और उस भौतिक राशि का आपको क्या लिखना पड़ेगा, V में सूत्र। तो सब कौन सी भौतिक राशि की बात करें, चाल। तो चाल की बात करें तो सबसे पहले बात करना पड़ेगा चाल का V में सूत्र। तो आप फटाफट बताएं चाल का V में सूत्र, L की घात 1 T की घात -1। आप इजाजत दे तो मैं इसको M की घात 0 भी लिख सकता हूं, कोई तकलीफ नहीं है। तो अपने इस सूत्र में E क्या था, द्रव्यमान में विमा, L क्या था, लंबाई में विमा और T क्या था, समय में विमा। और विमा क्या है, घातें। कौन सी घातें, जिन्हें उस भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रक पर चढ़ाते हैं। तो पता लगा चाल का V में सूत्र बोले तो मात्रक प्राप्त करने के लिए द्रव्यमान के मात्रक पर कितनी की घात चढ़ा रखी है, 0। तो द्रव्यमान में विमा कितनी बोली थी, A, तो A का मान 0। लंबाई में विमा कितनी बोली थी, B, तो B का मान 1। और समय विमा क्या बोली थी, C, तो C की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो सबसे पहले तो हमको A B C की वैल्यू पता लग गई। अब अपन इस तरह से पार्टीशन कर देंगे
इधर प्रथम पद्धति, इधर द्वितीय पद्धति। तो आप देखेंगे कि प्रथम पद्धति में चाल, प्रथम पद्धति में जो चाल आई वो कितनी आई, 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो मात्रक हो गया, मूल मात्रक हो गया, किलोमीटर लंबाई का मात्रक, आर समय का मात्रक, तो मूल मात्रक हो गया। और मूल मात्रक के साथ जो संख्या गुणा में होगी वो आंकिक मान होगा। तो प्रथम पद्धति में आंकिक मान कितना हो गया, 72। प्रथम पद्धति में लंबाई किस में नापी गई, तो यहाँ तो सॉरी द्रव्यमान किस में नापा गया, तो यहाँ तो द्रव्यमान के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मेरे को पता नहीं कि द्रव्यमान किस में नापा गया, तो मैं छोड़ दूंगा। प्रथम पद्धति में लंबाई किस में नापी गई, किलोमीटर में। समय किस में नापा गया भैया, आर में। दूसरी पद्धति में तो मेरे को आंकिक मान निकालना है कि भाई बताओ दूसरी पद्धति में चाल का मान क्या आएगा। दूसरी पद्धति में क्या द्रव्यमान के बारे में कुछ बोला है, नहीं बोला। लेकिन दूसरी पद्धति में यह बोला गया है कि लंबाई अगर मीटर में नापी जाती, पहले तो लंबाई किलोमीटर में नापी गई थी, लेकिन अगर लंबाई मीटर में नापी जाती और समय सेकंड में नापा जाता तो आंकिक मान बताओ। तो अपन को पता है N2 बराबर क्या है, N1, वो सूत्र रख। N1 का मान कितना है, 72। M1 कुछ भी नहीं पता, M2 कुछ भी नहीं पता, घात A की वैल्यू कितनी है, 0। L1 बटा L2, L1 क्या है, किलोमीटर, L2 क्या है, L2 क्या है, मीटर। T1 बटा T2, T1 क्या है, R, और T2 क्या है, सेकेंड। घात B और C, B की वैल्यू कितनी है, 1, और C की वैल्यू कितनी है, -1। तो N2 बराबर कितना हो गया, 72। किसी की भी घात 0, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। किलोमीटर, किलो का मतलब कितना हो, 10 की घात 3 मीटर बटा मीटर। किलो याद आया होगा, मात्रकों के आगे लगने वाले नाम, 10 की घात 3, 1 घंटे में कितने सेकंड, 3600 सेकंड। घात -1, 72, मीटर से मीटर कैंसिल, घात पर घात हो तो घातें गुणा हो जाती है, तो 10 की घात 3, 3 को 1 से गुणा करूंगा, 10 की घात 3। सेकंड से सेकंड कैंसिल, 3600 की घात कितनी आई, -1। घात माइनस में अच्छी नहीं लगती, 10 की घात 3 को 1000 लिख दूं तो इसको नीचे ले जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 3600। ये 2 0 कटा, 18 से ये कितनी बार कटेगा, 4 बार। ये कितनी बार कटेगा भैया, 2 बार। 2 से ये 5 बार, तो 4 × 5 कितना आया, 20। अर्थात अगर मैं लंबाई मीटर में और समय सेकंड में नापता तो आंकिक मान कितना था, 20। अर्थात मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं कि भैया 72 किलोमीटर पर आवर इसके बराबर होगा 20 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो आंकिक मान 72 से कितना आ गया, 20 आ गया। तो चलिए आज इतना सही पढ़ते हैं, आपकी बहुत दिन बाद फर्स्ट क्लास है, फिर कल आगे और स्टार्ट करेंगे। और जैसा मैंने बोला आपका जो भी लॉस हुआ है वो इस महीने के अंदर मैं कवर करा दूंगा। थैंक यू।